नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या हम R601 की जगह LPG गैस को नहीं भर सकते हमारे फ्रिज से ठंडक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दोनों ही एक ही फैमिली की गैसें हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इसी विषय पर हमने इस वीडियो को चुना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह बताऊँगा कि R601 को भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आपके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, आपके एक गलत कदम से आपको कितना नुकसान हो सकता है, तथा इसके बैक प्रेशर के बारे में, तथा इसकी अच्छाइयों के बारे में, इसकी बुराइयों के बारे में, ये सभी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इस मामले में परिपक्व हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए टेक्नीशियन दोस्त हैं तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। बहुत सी बातें हैं जो आपके काम आएंगी, क्योंकि दोस्तों R601 के साथ गंभीरता से ही काम करना चाहिए, आपको जान लेना चाहिए। टेक्नीशियंस ने अभी ड्रायर को इधर कर लिया है। आपको हमेशा एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि R601 के रिमूव करते समय आपको ब्रेजिंग हमारी किट का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी कंपोनेंट अगर आपको उसका रिमूव करना है तो हमेशा ट्यूब कटर से ही रिमूव करें। हमने कैपिलरी को काट दिया है, इसमें हम रेफ्रिजरेंट की जांच कर रहे हैं, हल्का हल्का उसे महसूस कर रहे हैं, शायद रेफ्रिजरेंट हमारा चोक हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। यह ना सोचें कि रेफ्रिजरेंट है ही नहीं या कम मात्रा में है, क्योंकि जो R601 काफ़ी घुलनशील है अपने तेल के साथ, उसमें कुछ मात्रा तेल में घुली रह जाती है और जो धीरे धीरे रिमूव होती है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा RX34 के साथ भी। अब हमने ट्यूब कटर से ड्रायर को बिल्कुल काट दिया है। आपको ध्यान रखना है, जब आप इसका रेफ्रिजरेंट वेंट करें, R601 को या R290A को वेंट करें, तो आपका एरिया वेंटिलेशन युक्त होना चाहिए, काफ़ी खुला स्थान होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि एक पाइप के द्वारा उस आप रेफ्रिजरेंट को बाहर किसी खिड़की या दरवाजे से काफ़ी दूर रिमूव करें। इसके 2 मीटर के अंदर कोई भी आग जलने का स्रोत नहीं होना चाहिए, कोई ओपन फ्लेम नहीं होनी चाहिए, कोई स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी हम वक्त दे रहे हैं कि रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे वेंट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको यह जान लेना चाहिए कि R600A R290A हवा से भारी होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर फैल जाता है, आपके फर्श पर वो फैल जाएगा। उसको रिमूव होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए हम वो टाइम दे रहे हैं। लेकिन आपकी जल्दबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है, यही मैं आपको अभी क्लिप में दिखाऊंगा। थोड़ा रिस्क उठाया है हमने आप सभी दोस्तों के लिए। और देखिए कैपिलरी पर हमने लगाया और देखिए फ्लेम जल उठी, यानी कि अभी इसमें रेफ्रिजरेंट है। हमने हमारी ब्रेजिंग टॉर्च को ऑन कर लिया है, आपको यही दिखाने के लिए कि आपकी जल्दबाजी काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इसलिए वेंटिंग करने के लिए वेंट ट्यूब का इस्तेमाल करें, जो एक पाइप की ट्यूब होती है। स्वतंत्र रूप से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका लिंक भी मैं आपको डाल पाऊँ, जिसमें मैंने वो प्रोसेस करके दिखाया हुआ है। नहीं तो किसी खुले स्थान पर ही आप इस रेफ्रिजरेंट को वेंट करें, या फिर आप अपने साथ एग्जॉस्ट फैन को रखें और उसे चलाएं। और हमेशा अपने साथ आग बुझाने वाला एक सिलेंडर भी रखें, चाहे वो पाउडर रूप में हो। ये सभी बातें आपको कर लेनी चाहिए, जल्दबाजी इसमें नहीं चलती, इसको गंभीरता से ही लेना पड़ता है। R601 को हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला दोस्तों वो है C4H10। बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। आप देख सकते हैं अभी भी गैस इसमें है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। अभी हम इसकी प्रोसेस पाइप को खोलेंगे, तभी आप देखना कि आपको क्या रिएक्शन मिलता है। दोस्तों आज ज़्यादातर हाउस होल्ड उपकरणों में R601 का ही उपयोग किया जाता है। कभी 1940 से पहले या इसके आसपास इसका उपयोग बहुत मात्रा में किया जाता था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि यह ज्वलनशील है, इसी बात को देखते हुए। लेकिन सबसे बड़ी नुकता हमारी यही थी कि हमने ओजोन डिप्लेशन को बढ़ावा दिया, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया, और उसका नतीजा हम आज देख पा रहे हैं हमारे पहाड़ों पर, हमारे मैदान क्षेत्रों पर। ग्लोबल वार्मिंग का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, हर देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए दोस्तों इन गैसों का लाना सुनिश्चित कर दिया गया हमारे द्वारा ही। देखिए अब भी इसके अंदर गैस है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह अपने तरह के साथ काफ़ी घुलनशील होती है, इसलिए आपको पेशेंस का इस्तेमाल करना होगा। और दोस्तों R601 अच्छी ऊर्जा दक्षता के साथ घरेलू उपकरणों के लिए एक अच्छी रेफ्रिजरेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जो दोस्तों ODP है वो 0 है, यानी कि ये बिल्कुल भी ओजोन परत को ख़राब नहीं करती दोस्तों। और इसका जो GWP है वो 3 है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर बढ़ चुका है, लेकिन इसको काम करते हुए आपको काफ़ी सावधानी इस्तेमाल करनी होगी, और हमारे कस्टमर को भी सजग करना होगा इसके बारे में। हम श्योर नहीं थे कि हमारा रेफ्रिजरेंट ब्लॉक था या इसमें गैस नहीं थी। गैस का हमें कन्फर्मेशन कर लिया, गैस थी। कंप्रेशर के प्रेशर को हम कन्फर्म कर रहे हैं कंप्रेशर को चलाकर, जो कि एक गलत प्रैक्टिस हो सकती है, इसलिए आप इसे ना करें। कभी भी बारिश के मौसम में या खुले में भी कभी भी कंप्रेशर को ना चलाएं, जिस कंप्रेशर को आप उस उपकरण पर रख रहे हैं। इन बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम काफ़ी दूर आए हुए हैं, इसलिए हमने कंप्रेशर को एक बार चला कर देखा। ऑयल की काफ़ी मात्रा है,
शायद हमें इसे फ्लैशिंग भी करवाना करे, लेकिन ड्राई नाइट्रोजन हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है ड्राई नाइट्रोजन के साथ ही आप फ्लैशिंग कराएं, लीक टेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों एयर के अंदर अनकंडेंसेबल गैसें होती हैं जो हमारे सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इसलिए ये सभी बातें आपको करनी चाहिए, ये सभी गुड प्रैक्टिस में आती हैं। और आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, R600A और R290 दोनों हवा से भारी होती हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। अब हम इसमें नया ड्रायर लगाएंगे जो ज़रूरी है। कभी भी आप किसी भी उपकरण में गैस या कंप्रेसर को बदलें तो ड्रायर या उपकरण नया ही लगाएं, स्टेनर का इस्तेमाल ना करें। और आप R600 के साथ दोस्तों XH5, XH6, XH7 या XH9 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सल ड्रायल जो कि हमारा MS 594 नंबर का होता है उसे उपयोग कर सकते हैं। और आपको एक बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि हमें जितना भी रेफ्रिजरेंट हमारे उपकरण पर लिखा हुआ है उतना ही भरना चाहिए। कमर्शियल जो हमारे उपकरण होते हैं उन पर हमारी जो मात्रा होती है वो 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 150 ग्राम होता है। इसलिए आपको हमेशा उपकरण की नेम प्लेट पर उसके वजन के हिसाब से ही गैस को भरना चाहिए, नहीं तो एक ये नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों R600A का जो LFL है, यानी कि LFL और UFL ये दो चीज़ें होती है दोस्तों किसी भी गैस की, और ये A3 की गैस है, इसलिए इसका जो दोस्तों UFL है वो है 8.5 और जो LFL है दोस्तों वो है 1.5। यानी कि अगर आप किसी बंद स्थान पर कार्य कर रहे हैं, 100% ऑक्सीजन की मौजूदगी वहाँ पर है, तो अगर आपकी R600A 1.5 भी लीक हो गई तो आग लगना शुरू हो जाएगी। और अगर वो आपकी 8.5 तक भी स्टोर हो गई तो भी आग लगेगी, लेकिन जैसे ही 8.5 से ऊपर चली जाएगी तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी और आग लगने के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए यह एक मात्रा होती है LFL और UFL। इसलिए आपको किसी भी गैस पर काम करने से पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों प्रोसेस चल रहा है, सभी प्रोसेस हिसाब सर हो रहे हैं, जो प्रोसेस होता है उसी के अनुसार। अब हम इसके अंदर प्रोसेस पिन लगाने जा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप इसमें यह पिन इस्तेमाल ना करें और हमेशा पंचिंग के साथ ही इसे पंच करके ब्रेज करें, या फिर कोई और अन्य सीलिंग प्रोसेस आप अपनाएं। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि प्रोसेस ट्यूब में वाल्व होता है जिसकी रबड़ कई बार कट जाती है, जिससे गैस लीकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि इसका कोई भी दोस्तों कंपोनेंट थर्मोस्टेट हो या OLP हो या फिर रिले हो, वो सारी इसके स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई जाती हैं, फ्लेमेबल गैस के अनुसार। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। आग बुझाने वाला सिलेंडर अपने पास रखें। उपकरण का कोई भी कंपोनेंट रिमूव करने के लिए ट्यूब कटर का इस्तेमाल करें, बेंजीन टॉर्च का नहीं। कम से कम आपको 200 माइक्रो तक इसको वैक्यूम करना होता है, और वो भी दोनों साइड से, यह आपको ध्यान रखना है। वो भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप जाकर प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। प्रोसेस को भी आप देखते रहिएगा दोस्तों, और मेरी बातों को भी सुनते रहिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि R600A को आप लिक्विड और वेपर रूप दोनों में चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक शुद्ध और सिंगल गैस है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसका भी प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और हर बार मैं बताता भी हूँ। कंपनी हमेशा लिक्विड लाइन से ही गैस चार्ज करती है। आपने कभी भी देखा होगा किसी उपकरण पर जो हमारा फिल्टर ड्रायर होता है उस पर एक पाइप एक्स्ट्रा लगी होती है, वहीं से कंपनी रेफ्रिजरेंट को चार्ज करती है। लिक्विड रूप में ही वो ज़्यादा पसंद करती है, और हमेशा आपको प्रोसेस पाइप या सेक्शन पाइप से वेपर रूप में ही रेफ्रिजरेंट चार्ज करना चाहिए। लेकिन अगर आप लिक्विड रूप में करते हैं तो आपको कंप्रेसर चलाने से पहले ही लिक्विड हमारे सिस्टम में डाल देना चाहिए, और 3 मिनट या 5 मिनट तक वेट करना चाहिए, ताकि वो लिक्विड है वो वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इक्वलाइज हो जाए हमारे हाई साइड और लो साइड दोनों हिस्सों में। और तभी आपको कंप्रेसर चलाना है, और कभी भी आपको वैक्यूम करने के तुरंत बाद कंप्रेसर नहीं चलाना, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और हमेशा वैक्यूम को ब्रेक कर लेना है रेफ्रिजरेंट के द्वारा। R600A में वो आपको ध्यान से देखना होगा। R134A में हमें पता लग जाता है कि वैक्यूम ब्रेक हो गया, लेकिन R600A में आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना होगा। काफ़ी मात्रा में तेल ऊपर पहुंच गया है हमारे एवापोरेटर में, क्योंकि इसका तेल काफ़ी मिलनसार होता है रेफ्रिजरेंट के साथ। तो हम इसको फ्लशिंग करवा रहे हैं, जो कि एक गलत प्रोसेस हो सकता है बिना ड्राई नाइट्रोजन के। लेकिन अभी हमारी मजबूरी है, हम कहीं काफ़ी दूर आए हुए हैं, हमारे पास ड्राई नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप ऐसी स्थिति में फ्लैश ना ही करवाएं तो बेहतर रहेगा। इस विषय पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, क्योंकि फ्लैशिंग करवाने से क्या होगा कि हमारे सिस्टम में बाहर की मॉइस्चर, हवा, गंदगी, नमी, नॉन कंडेंसेबल गैसें चली जाएंगी, जो कि रिमूव करने में काफ़ी परेशानी आएगी। हमने वैक्यूम प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हम इसको 2 CFM और डबल स्टेज वाले वैक्यूम पंप के साथ वैक्यूम करवा रहे हैं, जो कि अति ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हेड प्रेशर हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक फ्लेमेबल गैस है। और आपको कम से कम 200
माइक्रोन तक इसको वैक्यूम करवाना सुनिश्चित करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका गेज भी एक अलग होता है, काफ़ी सेंसिटिव गेज होता है, आपको उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी RX-34 वाला ही गेज है। इसमें आपको बैक प्रेशर को जांचने में काफ़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको इसके स्टैंडर्ड के अनुसार ही वैक्यूम हमारा कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप R600A को लिक्विड और वेपर दोनों रूप में भर सकते हैं, यह आपको जान लेना चाहिए। और भी बातें हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता चलूँगा। और लिक्विड LPG को हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपको अपने उपकरण के फ्रिज का तापमान -24 को प्राप्त करना है तो आपको बैक प्रेशर लगभग इसका -5.84 तक रखना होगा, तभी आप इस पर -24 का तापमान प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अमूमन अगर हमें इसे -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान प्राप्त करना है तो आपको 0 psi का प्रेशर, बैक प्रेशर इसका रखना होगा, यह आपको जान लेना चाहिए। इसलिए R600A का उपयोग ज़्यादातर फ्रिजों में ही इस्तेमाल हम करते हैं। अगर आपको ज़्यादा तापमान प्राप्त करना हो माइनस में, तो आपको हाइड्रोकार्बन ब्लाइंड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम -30 सेंटीग्रेड तक का तापमान प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। और भी बहुत सी बातें दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ज़रूरी बात, रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर को वाल्व लगाने से पहले जांच लीजिए क्या उसकी रबड़ मिस तो नहीं होगी या फिर वो लीकेज तो नहीं कर रहा। इसलिए आपको इस पर टेफ्लॉन टेप लपेट लेनी चाहिए, जैसा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया। उससे आप इस समस्या को ख़त्म कर पाएंगे। गैस को काफ़ी धीरे धीरे भरना है, सिलेंडर को हिलाना नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको गैस डालनी है। और सही आपको कंपाउंड गेज का इस्तेमाल करना है, जो आपको सही तापमान, सही बैक प्रेशर दर्शा पाए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होता है दोस्तों। काफ़ी हल्की गैस होती है R600A। आप हमेशा R600A को जो मात्रा उपकरण पर लिखी हुई है उसी से कम 5% गैस कम भरें। उसका एक कारण यह है दोस्तों, R600A हमारे कंप्रेसर के तेल के साथ काफ़ी घुलनशील है, इसमें मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो तेल के साथ सिस्टम में ही पड़ी रहती है जो हमारी रेफ्रिजरेंट, इसलिए जब भी आप पुराने सिस्टम से गैस को निकालें तो वैक्यूम प्रक्रिया के साथ इस कार्य में थोड़ा सा धीरज रखें, ताकि सारा रेफ्रिजरेंट सिस्टम से बाहर निकल जाए। क्योंकि तेल के साथ रेफ्रिजरेंट होने से वो काफ़ी देर तक उसमें पड़ी रहेगी, जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों यह काफ़ी ज्वलनशील होती है, जैसा मैंने आपको इसकी कैटेगरी बताई। आग लगने वाले साधन जो हमारे आसपास होते हैं, ब्रेजिंग टॉर्च, माचिस, बिजली के स्विच, लूज वायर, लूज टर्मिनल, स्टैटिक इलेक्ट्रिक वगैरह। एग्जॉस्ट का इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। एरिया वेंटिलेट होना चाहिए, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए आपको, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आता हूँ अब उस मुद्दे पर कि हम R600A की जगह LPG को क्यों नहीं भर सकते। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि यह R600A आइसोब्यूटेन गैस है, R290 प्रोपेन गैस है, और LPG प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होता है। लेकिन जो इसकी शुद्धता होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पर 50 ग्राम गैस लिखी हुई है जो हमें इस सिस्टम में भरने, इसलिए हम इसमें 45% ही भरेंगे, यानी कि 45 ग्राम ही भरेंगे। 5% शायद हमारे सिस्टम में रह सकती है। तो दोस्तों, जो LPG हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं जो रेफ्रिजरेशन में हमारे कंप्रेसर के लिए नुकसानदायक होते हैं, जो लगभग 95% ही शुद्ध होती है, यानी कि 95% की शुद्धता के साथ ही वो LPG होती है। इसलिए हम इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उपयोग नहीं कर सकते। जो हम R600A या फिर R290 का इस्तेमाल करते हैं, इनकी शुद्धता 99.5% तक होती है, यानी कि यह पूरी तरह से शुद्ध होती है LPG की बजाय। तो ये वो सबसे बड़ा कारण होता है कि हम LPG को हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें अनकंडेंसेबल गैसें होती हैं जो हमारे सिस्टम के बैक प्रेशर को बढ़ाएंगी। आप बैक प्रेशर देख सकते हैं, बिल्कुल अभी 0 से नीचे लग रहा है मेरे को, और ये शायद आहिस्ता आहिस्ता पूरे 0 पर ही आ जाएगा। इसलिए आप गैस भरने के दौरान उसी गेज का इस्तेमाल करें जो R600A के लिए बनाया है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी हल्की गैस होती है, और इसको भरने में भी आपको काफ़ी धैर्य का परिचय देना होगा। और जितना बैक प्रेशर आप बढ़ाएंगे उतनी ही इसकी एपरेटर की कूलिंग की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अच्छा वैक्यूम करवाएं, अच्छी तरह से डायनेटोजन से फ्लैश करें, और वो सभी तमाम जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई है उनको फॉलो करते हुए ही इस गैस के साथ कार्य करें। नहीं तो दोस्तों यह काफ़ी नुकसान हमें पहुंचा सकती है। ऐसे कई वीडियो आप YouTube पर देख चुके होंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं अभी 0 से थोड़ा सा ऊपर चला गया, यानी कि 1 PSIG के आसपास यह बैक प्रेशर है। तो हमें बैक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए ही गैस चार्ज करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप वज़न के हिसाब से ही गैस को भरें,
तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक वज़न तोलने वाली मशीन हमेशा अपने साथ रखें और वज़न के हिसाब से ही उसमें उतना रेफ्रिजरेंट भर दें। अपनी सारी प्रोसेस अच्छी तरह से करने के बाद तभी आपका रिजल्ट आपको मनचाहा प्राप्त हो पाएगा और उपकरण भी अच्छी क्षमता के साथ बिजली की बचत करते हुए अपना काम करेगा। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो आपको R601 के बारे में जान लेनी चाहिए थी। मैंने पूरी कोशिश की कि वो सभी बातें मैं आपको बता पाऊँ। जैसे कि 200 माइक्रोन तक को आपको वैक्यूम करना है, दोनों साइड से वैक्यूम कीजिए, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और भी वो तमाम बातें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, मैंने बताने की कोशिश की है। अभी हमने कैप को लगा दिया है। आपको हमेशा यहाँ पर ब्रेजिंग पंचिंग ही करनी चाहिए। आपको प्रोसेस पाइप का पिन वाल्व नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इससे नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और कभी भी कोई भी इसका कंपोनेंट बदलें वो इसके स्टैंडर्ड के अनुसार ही होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। कंप्रेसर ऑन कर दिया है, इसको हमें इंतजार करना होगा। ये है काफ़ी देर में कूलिंग को प्राप्त कर पाता है। इसका रिजल्ट भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। आप मेरे को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। आपके हर उस प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पे भी आप मेरे को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी। धन्यवाद।